अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम था कि एक इकनॉमिक इनिशिएटिव था उन तबकों के लिए जो पसमानदा हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था उसका दायरा अब वसी कर दिया है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब रमज़ान की आमद है, एक बड़ा तबका अभी भी हम देख रहे हैं कि जिसकी पर्सनल इनकम ख़तरे गुर्बत से नीचे है और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। उनके लिए पेशावर, लाहौर और फैसलाबाद में कोई भूखा ना सोए के प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत दी है और जो किचन ट्रक्स का इंट्रोडक्शन है जो कि किया गया है, जिसके साथ हम देखेंगे कि वो लोग जो कि अपनी जो डेली वेजर्स हैं, जो कि जिनकी जो इनकम है उसका एक बड़ा पोर्शन खाने पीने की अशिया में चला जाता है। प्रॉबली 60 to 70% डेली वेजर्स की जो अशिया खुर्दोनोश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, उनकी इनकम में कुछ बचता नहीं है। अब उनको ये खाना फ्री फराहम किया जाएगा। ऑल्दो गुर्बत बढ़ती है और उसके साथ साथ जिस तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, बट एक बड़ा तबका अभी भी मुश्किलात से दो चार है। उसके लिए इस वक्त एक अहम प्रोग्राम का आगाज करना एक बहुत ही अहम संगमील है, खासतौर पे उस वक्त जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मस्टर अप कर रही है और इस प्रोग्राम को तकवीत देने। तो 3 शहर मजीद इसमें ऐड किए गए हैं। वो लोग जो कि रसाई नहीं पा सकते पनागाहों तक, उनको घर तक ये फराहम किया जाएगा खाना भी, और उसके साथ साथ जो किचन ट्रक का इंट्रोडक्शन है ये भी एक बहुत ही अहम इकदाम है। ये 2-3 अहम कदम जो कि अगर आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये तो या तो इनको डायरेक्ट ट्रांसफर के तौर पे आप समझ सकते हैं या डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी के तौर पे आप समझ सकते हैं। ये इस वक्त करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इकदाम है, इसके ऊपर बहस करेंगे। लेकिन क्या ये इकदाम काफ़ी है? यहाँ से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी जो फिगर्स आ रहे हैं 5% की जो फिगर्स IMF की प्रोजेक्शन है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे अगले साल भी ऑलमोस्ट यही फिगर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना और पर्सनल इनकम का या परचेजिंग पावर का घटना, इन तमाम तर मुश्किलात में क्या ये इकदामात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी और होनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आज प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि प्रोग्राम की प्रोग्रेस क्या है और दूसरे क्या इकदामात हैं जिस पे हमें काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर राजा कामरान साहब जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक इशूज़ पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे गहरी नज़र रखते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानेंगे इनकी राह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर शेख हबीब साहब जो कि पाकिस्तान सिंध ताजर इत्तेहाद के हेड हैं और ख़ास तौर पर जो छोटे ताजर हैं, जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, इनकी आवाज़ बन के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इनसे इनकी आरा जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले आगाज़ करूँगा अकमल साहब, ये प्रोग्राम आप कैसे देखते हैं, ख़ासतौर पे उस वक्त जबकि इकोनॉमिक इशूज़ जो कि निचले तबके के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें, सबसे पहले तो एहसास प्रोग्राम की मैं बात करूं जिसका दायरा कार जो है ना बहुत वसी किया गया है। इससे पहले कैश के हवाले से इजी कैश का बंदोबस्त किया गया, जिसमें जो है वो नौजवानों को कामयाब नौजवान प्रोग्राम एक इससे हट के दूसरा इसी एहसास प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे किया गया, जिसमें उस्मान डार साहब को बनाया। इसके अलावा मज़ीद इसका दायरा को जो वसअत दी है और ख़ास तौर पर जो गरीब तबके तक डायरेक्ट एटलीस्ट इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि कोई भूखा ना सोए। और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पॉवर्टी की जो आप बात करें या गुर्बत की बात करें, वो एक सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर है। तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग बिल्कुल समझे उनको खाने पीने की भी और साफ़ पानी की सहूलियात मैसर नहीं है। अब उसमें एहसास प्रोग्राम के तहत ये वाला जो स्टेप लिया गया है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो किचन्स और इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। फर्दर उसमें सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो और ख़ास तौर पर रमज़ान के तनाजुर में दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट और बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। कम अज़ कम लोगों को इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि वो चंद जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं उनमें कोई भूखा जो है वो ना सोने पाए। अच्छा, उसके अलावा जो ओवरऑल देखा जाए एहसास प्रोग्राम की मैं अगर बात करूँ, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप इन द वे है
कि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी दी गई है, जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड भी जो है वो है इस वक्त मैटर है, यूनाइटेड नेशन की भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है कि फाइनेंशियल सिस्टम में आए गरीब तबका बिल्कुल सबको इक्वल, हाँ इक्वल जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों टुवर्ड्स फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गई, पेमेंट्स का सिस्टम हो गया, या लोन्स हो गए, डेट्स हो गए, तो सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। अब उसमें जो पीएम साहब ने ये वाला एहसास प्रोग्राम के तहत मल्टीपल प्रोग्राम्स जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, तो उनमें जैसे कि मैंने इससे पहले जिक्र किया कि कामयाब नौजवान है या कर्जाजात वगैरह प्रोग्राम है, बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिकली जो है ना इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन पुअर नेशन। ठीक है राजा साहब, हमने देखा है कि अमूमी तौर पे जो है वो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करती है गवर्नमेंट, लेकिन इस बार इन्होंने इंक्लूसिव किया है, प्राइवेट एनजीओज को भी मिलाया है और देखा है कि आपकी कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। हाउ डू यू सी द स्ट्रैटेजी ओवरऑल? देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट से ज़रा से डेविएट करूंगा। मैं कहूँगा कि मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। जो आपने एनजीओज की बात की, बिल्कुल ठीक है। मैंने कराची में इसका इम्पैक्ट देखा है, जो जगह जगह खाना खिलाया जाता है एनजीओज खिलाती हैं और उसके इम्पैक्ट होता है। जो जितने बड़े इलाके हैं वहाँ का जो मेहनत कश है, वहाँ पे तो लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, उनके पैसे बचते हैं। मगर रियासत का काम लोगों को इस तरह से फीड करना नहीं है। मैं आपको माजी की मिसाल दूं, जब अवध में कहत पड़ा तो नवाब अवध ने क्या किया? नवाब अवध ने जो सबसे बड़ा उनका इमाम बारगाह है वो तामीर करवाई, और उसके लिए रात में तामीर करवाया कि अगर कोई शोफा भी अगर वहां पे आए हैं और वो अपना मुंह छुपाकर मेहनत मजदूरी करना चाहें तो वो कर सकें। हमें भी इस किस्म की जरूरत है कि रियासत को चाहिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे जिससे लोगों को आमदनी हो और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप हो। हमें इसको इस तराजुर में देखना चाहिए। जहां तक इसका था कि डायरेक्ट इंटरवेंशन जो वो बहुत जरूरी है, उसके लिए जिस तरह से खवातीन को दिया जा रहा था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कि उनको 2500 रुपये 5000 रुपये दे दिए जाते, तो खवातीन के बारे में ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में जो है गुर्बत जहाँ पर भी होती है वहाँ पर ये देखा गया है कि खवातीन जब भी उनके पास पैसा आता है तो वो अपने पैसे का ज्यादातर हिस्सा जो है वो अपनी फैमिली पे खर्च करती हैं। निस्बत इसके जो गरीब इलाकों में मर्द हैं उनके पास जब पैसा आता है तो वो जाके अपनी कुछ दूसरी शगलियात में उसको खर्च करते हैं। तो जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है वो खवातीन के जरिए जो की जा रही थी वो बहुत अच्छी थी। मगर मैं यह कहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएं जिस तरह से वेरी राइटली जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है हाउसिंग का, उसमें तामीरात के शोबे में जितनी लेबर इस्तेमाल होती है किसी शोबे में इस्तेमाल नहीं होती। तो उस प्रोग्राम को, उसमें जो हर्डल्स हैं उनको कम करके उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज लाहौर में एक दो दिन में लाहौर में जो है वो फ्लैट्स का संग बुनियाद रखा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग। इट्स वेरी वंडरफुल। इससे जो लोगों को रोजगार मिलेगा वो सबसे अहम होगा, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा और लोगों की स्किल्स में भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि नाज़रीन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी का तजिया करें तो T1 और T2, T1 के ऊपर जो गरीब आज है उसको तो फिलहाल उसकी सस्टेनेंस को बरकरार रखें। T2 के ऊपर जिस तरह बताया राजा ने कि बहुत ही डिटेल में आपको है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पैकेज। चाइना के अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को आप सब पढ़ें और उसमें जो मॉर्गेजेस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रोल देखें जीडीपी के अंदर, तो आपको पता ही लगेगा पिछले 20 से 25 साल में एक कंसर्टेड एफर्ट की गई, डेवलपमेंट एफर्ट की गई, जिसमें हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, आम लोगों को रेंट से हटा के उनके अपने घर में शिफ्ट किया जाए, मॉर्गेजेस दिए जाएं और उधर से उनकी परचेजिंग पावर जो जा रही है रेंटल एक्सपेंस में उसको बाहर निकाला जाए और उसको दोबारा फ्लोट किया जाए इकोनॉमी में एज इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। सर आप ये बताइए कि छोटे कारोबार की अभी हालत क्या है, थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है और मिनी पाकिस्तान है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला ये शहर है, लेकिन बदकिस्मती से हम 12 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते रहे, सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते रहे कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। पिछले 1 साल से जो कोरोना की सिचुएशन है आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट जब लहर आई थी तो पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने इस पर आकाई मुहिम चलाई। चले जी, बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने
लोगों ने कुर्बानी दी, ताजिरों ने कुर्बानी दी, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा भी लिया, इमदाद भी की। एहसास प्रोग्राम के तो तहत जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया कि जी 12,000 रुपये फ़ी शख्स को मिले, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो हमारा स्मॉल ताजिर तबका, जो छोटा तबका है, हमने 12 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि ये 67% रेवेन्यू देने वाला शहर वफाक को, 95% जो है सिंध को रेवेन्यू देने वाला ये शहर, इसे नज़रअंदाज ना करें। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि छोटे ताजिरों को बिला सूद कर्जे दिए जाए, जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमसे वादे किए। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट से भी, मेरे सीएम साहब से भी 2 मुलाकातें हुई हैं सीएम हाउस के अंदर, उन्होंने भी हमसे वादा किया, लेकिन वो 1 साल हो गया, अभी तक हमें इस तरह की बिला सूद कर्जे से बेहतर थोड़ा सा कम कर्जे नहीं लिए जाएं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा लो पैकेज किया, बिल्कुल बिला सूद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं कर रहा हूँ एसएमएस की बात, छोटे ताजिर की, जिसको 3 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का अमाउंट चाहिए, इससे बड़ा अरबों रुपए में, करोड़ों में चाहिए। जैसे छोटे जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज को कर्जे दिए, बड़ी खुशी की बात है ना, वो अपने पैरों पे इंडस्ट्री खड़ी हुई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि छोटा ताजिर, जो हमारा शटर पावर वाला जो दुकानदार है, उसे चारों सूबों के अंदर, बिल्कुल हम तो इस वक्त सिंध की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को सिस्टम देता है और चलाता है। तो बदकिस्मती से पूरे 1 साल से अगर बिजनेस कैपेबिलिटी दीवार की तरफ लगती है, मुसलसल कर्जदार होती जा रही है। हम तो सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि जो आपने विजन दिया, नो डाउट पूरी दुनिया में आपका एक नाम है, एक मकाम है। 60 साल में, 70 साल में जो काम नहीं हुए, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 से 2.5 साल में अपना काम किया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने एहतसाब का एक अमल शुरू किया, और छोटे से को नहीं, बड़े से बड़े को भी इन्होंने एहतसाब में कटरे पे खड़ा कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम ये समझते हैं कि छोटे ताजिरों को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट होगी आपकी मदद से, कि हम चाहते हैं कि इनको मराद दी जाए या किसी किस्म के कोई छोटे पैकेजेस दे दिए जाए। राजा साहब, और आप दोनों से फीडबैक लूंगा, क्या आपका, हाउ डू यू थिंक? सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो बिलासूद कर्जे देंगे तो उससे ये करेंगे क्या करेंगे? उससे हम अपने बिजनेस को जारी और सारी रखेंगे। जो हमारा बिजनेस टूट गया है, जो हम खा चुके हैं पैसा, जो हमारे पास जो लेबर काम करती है, किसी शॉप से 1 आदमी से लेकर 10 आदमी तक मुलाजिम हमारे पास जॉब पे मौजूद है। अच्छा देखें, इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा अगर अपना इनपुट दूं, तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम की जो बात की जाए, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो इस हवाले से मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट रखा हुआ है कि जिसके थ्रू जो है ना छोटे जो कारोबार वगैरह हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। आप लोगों ने एजुकेट किया? इसके अलावा देखिए उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। इस प्रोग्राम के ऊपर बहुत से लोगों ने वर्किंग की है, लेकिन इस पे सही मायनों में इस पे वर्किंग हो नहीं पा रही। अच्छा, बैंक भी जो है इसको मुतमईन नहीं कर पा रहा ना। तमाम बैंकों से बात करते हैं, लोग जाते हैं तो उन्हें कोई सही जवाब खातिर खाद नहीं मिल रहा। तो इसको नाज़रीन थोड़ा सा देखना होगा कि बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को बिजनेस कम्युनिटी में देखिए, जो ताजिर ऑलरेडी जो कारोबार जारी सारी जो एनटीएन लेके बैठा हुआ है, सारे काम कर रहा है, उसे कर्जे देने में तो बहुत आसानी और ईजी वापसी भी हो जाएंगी। तो ये चीज़ तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तवज्जुह से जो कराची में या सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी के जो हेड हैं, जो लीड करते हैं ताजरान, वो चाहिए कि अपने इलाकों के अंदर उन लोगों को बना दे। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या सिंध गवर्नमेंट हमसे रब्ता करती है और वो कहती है कि ये, तो हम उनके अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अपने लेटर हेड के ऊपर एक 3% में हम अपना लेटर हेड भी लगा के देने के लिए तैयार है, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन बैंक की जो रिक्वायरमेंट है पूरी की जाए। देखिए, डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस आर चेंजिंग जी। अब बिजनेस जो है वो, ये जो शटर पावर की बात कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट होकर ऑनलाइन, वो वहां से या तो ऑनलाइन पर जा रहा है या ऐसी सुपरमार्केट्स की तरफ या छोटी मार्केट्स की तरफ जा रहा है, और छोटा ताजिर जो है अपने आप को उस तरफ डेवलप नहीं कर पाया है। मैं भी अब मिसाल दूं, हमारे कुछ जाने वाले दोस्त हैं, उन्होंने ओकाज के नाम से एक अपना स्टार्टअप शुरू किया है। वो क्या कर रहे हैं, उनका टारगेट ये है कि हर 2 किलोमीटर के रेडियस में एक उनकी दुकान होगी, और वो बिल्कुल एफएमसीजी की दुकान होगी, क्योंकि करियाना वाला जो शटर पावर जो ये बात कर रहे हैं, उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अब उनके बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होकर रह गई है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बैक एंड पे बिजनेस की मैनेजमेंट, मर्चेंटाइजिंग फराहम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे सेल फराहम कर रहे हैं। अगर उस डायनेमिक्स को ये समझे, ये चूंकि हमारा डेवलप नहीं हुआ है सिस्टम, तो इस वजह से ये जो छोटा दुकानदार है, क्योंकि इनके पास कुछ इन्वेंट्री आती है, वो दुकानों में पड़ी रह जाती है, तो इनकी शेल्फ पे पड़ी रह जाती है, वो सेल नहीं होती है। और कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है कि जो ज्यादा तेजी से सेल हो रही होती है और ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बैलेंस करने की जरूरत है। छोटा ताजिर ने इवॉल्व नहीं किया। जो किराना स्टोर पिछले 3 साल में था, 30 साल पहले था, वो आज भी उसी मॉडल पे चल रहा है, वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। तो आपने एज एन एसोसिएशन अपने ताजिरान को नई टेक्नोलॉजी, ऑल्दो कर्जा तो मिलना है,
छोटे ताजिरों को कर्जा जो है वो मराद पे देना चाहिए ताकि उनकी सस्टेनेंस हो, लेकिन एज एन एसोसिएशन आपको भी छोटे ताजिरों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक? नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही करें भाई, मेरे जो है मैं उनकी बात से मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो छोटा दुकानदार है अरसा इस ज़माने से बैठा हुआ है और वो एनटीएन उसमें सेल टैक्स में भी है, एनटीएन में भी है और सारे काम पर मराद भी दे रहा है और लोगों को जॉब भी दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन ताजिरों की बात कर रहा हूँ जो शटर पावर में जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई सदेबात नहीं हो रहा है। जैसे स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी उन्होंने काम किया कि मसलन छोटे चैम्बर में उन्होंने बात की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है छोटे ताजिरों को जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो कर्जे दिए। हम भी ये कहते हैं कि छोटे शटर पावर वालों को जो है स्मॉल जो हमारे लोग काम करने वाले एसएमईज पे उन्हें कर्जे फराम किए जाएँ और जो बैंक की रिक्वायरमेंट है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन बात ये कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल मुसलसल। चले इसके ऊपर ही बात करेंगे। अब मतलब आप ऐड करना चाह रहे मसला ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो एक अवेयरनेस का भी फुकदान है। मैं अब यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना वो लैक ऑफ नॉलेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे गवर्नमेंट का इन्होंने फरमाया कि ख़वातीन को कर्जे जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट जो है वो ख़वातीन को एक लमसम अमाउंट देती थी, तो अभी भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 2000 रुपये पर मंथ जो है वो उनका वुमेन वन अकाउंट के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें उनको कर्जे दिए जाते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि जी करियाना स्टोर वाला करियाना स्टोर पे है, मैं इस बात को थोड़ा सा एग्री इसलिए नहीं करूँगा, अगर आप भी थोड़ा सा कराची से बाहर निकले तो आपको भी सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा। देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स एंड सुपर मार्केट विच आर डेवलपिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कहना है कि जी छोटे ताजर, मैं तो इस वक्त ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को इस हद तक यूज़ किया जा रहा है कि इवन जो छोटी मोटी जो एप्लीकेशन है ना, वेब एप्लीकेशन है, लोग फेसबुक के ऊपर जो है ना वो घरों पे ख़वातीन जो है वो खोल के बैठी हुई है दुकानें, और इवन जो ये जो बाज़ारों में जिनकी दुकानें ना वो कांटेक्ट करते हैं ख़वातीन को कि आप हमारा माल बेचें। ऐसे मतलब आप फेसबुक के या दूसरी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन आती है वहाँ पे अगर आप चेक करें तो वहाँ पे लोगों ने बाकायदा इसको मोड ऑफ सेल्स एंड परचेज बना दिया। जो ट्रेडिशनल वो जो दुकानों में बैठ के बेचने वाला एलिमेंट है ना वो चला गया है। अगर आप लोग इस तरफ भी थोड़ा सा आएँ कि बजाय इसके कि वो दुकान में बेचने के थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को करें, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जो कि इस वक्त गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, और या डिजिटल इंक्लूजन, तो ये इसका मतलब ही ये है कि हर एक को प्रॉपर जो है ना वो मौके मिलने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो प्रोग्राम आना चाहिए ना अगर करियाने के लिए, तो डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन ऑफ द करियाना सिस्टम जो है बिल्कुल उसके लिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आए और ये डिजाइन करें एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो और इनकी जो इन्वेंट्री है वो बेहतर तौर पे मैनेज हो सके, तो ये ऐसा हो सकता है। मगर अगर हम डिबेट को बिल्कुल मजीद आगे, बिल्कुल बात ये कहने का कि हर चीज़ ऑनलाइन पे नहीं बिकती और अभी बहुत टाइम चाहिए हमारी, है ना। अभी अब हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। बदकिस्मती है कि 70 साल से हमारी निज़ाम चल रहा है, तो वो आपको अंदाज़ा है। तो उस सिस्टम के तो अभी कुछ 2 साल से कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। तो लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर सारा काम ऑनलाइन पे हो नहीं सकता, जैसे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पे बताते कुछ है, देते कुछ है, निकलता कुछ है, ये आप अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सो हम ये समझते हैं कि जो दुकानदार ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो 40-40 साल से अपने कारोबार कर रहे हैं, वो टैक्सेस अदा कर रहे हैं। हम उस तबके की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है, उसमें गारमेंट्स भी आ जाता है, उसमें शूज़ भी आ जाता है, उसमें किराना भी आ जाता है। तो हम तो एसएमईज की बात कर रहे हैं, छोटे ताजिर की, जो इस वक्त मुफलिस का शिकार है, कर्जदार हो चुका है। एक मसला बड़ा ये है, एक माइंडसेट का बड़ा इशू है कि हर चीज ऑनलाइन नहीं बिकती। जो दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ हर चीज ऑनलाइन ही बिकती है। सर मैं आपको डबल ओटी से देखिए, ज्यादा मैं बताऊं सर के कहने का मकसद है बनती नहीं है ऑनलाइन। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बनाना इज डिफरेंट गेम, पर बिकती ऑनलाइन बिजनेस तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब ये है ना, बनाना ताजिर जो है बनाना बेचना, फिर उसके बाद देखिए ना बात ये कि बनाने के बाद बेचना, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज में तो बनाने का काम आ जाता है। बहुत टाइम यही वो लगेगा। कहना चाह रहे हैं कि वो सिस्टम अब उसकी लागत बहुत कम हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी इंक्लूजन के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, उसके तहत आपको इस तरह के ऑनलाइन स्टोर्स खोल के बहुत कम लागत पे दिए जा सकते हैं। यही वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं। प्लीज सर इसके साथ और भी जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो इनको लाने पड़ेंगे कि कौन सी इन्वेंट्री बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है। ठीक है, इनकी मर्चेंडाइजिंग को ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये फिजिकल स्टोर्स भी रहेंगे मगर उसकी जो बैक एंड सपोर्ट है वो लानी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने अभी आपको उसकी अवकाश की मिसाल दी, इसी तरह से एप्स आ गई हैं। अब वो जो पूरी चेन के हिसाब से लोग हैं, आप कहीं पर भी एक ऐप पर देते हैं तो वो आपको कहते हैं अच्छा जी हमारे ये गुलशन इकबाल की दुकान है, इससे 90 मिनट में आपको आपके घर का राशन आपके घर पे पहुंच जाएगा।
तो ये तमाम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, जी इवॉल्व हो रही है, उसके साथ हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, कम बैक टू यू। हमारे साथ दिलशाद अली हबीब साहब मौजूद हैं कि जो ट्रैवल और टूरिज्म के इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में जो कोविड के बाद अब ट्रैवल और टूरिज्म जो ग्रेजुअली डोमेस्टिक पहले रिवाइव होना शुरू हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है और एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में कुछ बढ़ी है रिसेंटली या नहीं? देखें, साइंस जो है वो बहुत पॉजिटिव नजर आना शुरू हो चुके हैं। लोगों का ट्रेंड दोबारा डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन बाज मामलात इस तरह के हैं कि कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं या आफ्टर शॉक्स कह रहे हैं, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे हैं। कोविड की वजह से नॉर्दर्न एरियाज के तमाम लोग, खुसूसन जो ट्रेवल एंड टूर इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं, उनके हालात और उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ठीक है। कोविड की वजह से यहाँ पे ट्रेवल फ्लो कम हुआ, यहाँ पे जो टूरिस्ट फ्लक्स था वो कम हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफी बेहतर सिचुएशन नजर आनी शुरू हो गई है कि गिलगित की जो फ्लाइट है इस्लामाबाद से, वो भी बिजी रहना, और जो रोड है अभी इस्लामाबाद से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, उसमें भी कुछ बेहतरी नजर आनी शुरू हो रही है। तो हम मजबूती तौर पे कह सकते हैं कि कुछ मुस्बत असरात हैं, लेकिन इनको कुल्ली तौर पे मुस्बत कहना शायद अभी गलत होगा। ठीक है, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको चाहिए खास तौर पे टूरिज्म रिवाइवल के लिए आफ्टर कोविड? हैव यू डिमांडेड एनीथिंग? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बाज जो अभी अहकामात हैं वो बहुत ही दूरदर्श हैं, और बाज इनके जो फैसले हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी हुंजा में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। यहाँ पे होटल वेंडर्स हैं, टूर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग, चाहे वो टूर गाइड्स हैं या उनके होटल्स हैं या वो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं, मुलाकातें कर रहा हूँ। अब इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक जो रोड चिल्लास के बाद बाबूसर से होती हुई हुंजा की तरफ आती है, वहां पे बड़ी तेजी से काम जारी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि अभी हो रही है, लेकिन जब ये नारान और कागान वाला रास्ता बाबूसर के रास्ते खोलेगा, तो उस वक्त ईद से पहले पहले तक के जो अहकाम हैं, अगर तो ये वाकई रास्ता ठीक हो जाता है तो ये तो एक बहुत अच्छा काम होगा। ये तो एक बहुत ही अच्छी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खबर साबित होगी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए क्या इकदाम हैं? आप देख रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब आ रहे हैं या फिर अभी बिल्कुल ही मुंजमद है? इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए हमारे मुल्क का मुस्बत इमेज को जाहिर करना ये सबसे बड़ी एक बात है। हम चूंकि इनबाउंड टूरिज्म पे काम करते हैं और हमारे क्लाइंट्स फॉरेनर्स भी होते हैं, सबसे पहला सवाल वो यही करते हैं कि पाकिस्तान में वॉर और टेररिज्म तो नहीं अब पहले जैसी, तो उनको भी बड़ी इस तरह के मुस्बित जो पाकिस्तान का इमेज है वो दिखता है। अभी भी राइट नाउ हुंजा में हमें फॉरेनर्स नजर आए हैं जो कि यहाँ पे हैं। हमारे साथ खुद कुछ फॉरेनर्स मौजूद हैं हुंजा में, जिनके साथ हम बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बल्कि इनबाउंड टूरिज्म से रिलेटेड जिस तरह आपका सवाल है, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरी की उम्मीद है। अगर ये कोविड का ट्रेवल वैक्सीनेशन पासपोर्ट पाकिस्तान इस चीज को अलाउ कर देता है कि कुछ मुल्कों के खास तौर पे रेड लिस्ट और इस तरह के मामला अगर बेहतर हो जाएं, तो हमारी तरफ टूरिस्ट फ्लक्स बढ़ सकता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस बहुत से लोगों की इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, उधर कुछ बेहतरी लाने के लिए आप इकदाम बताएंगे? और ख़ास तौर पर ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ ये आ रहे थे कि अगर आप बाथरूम्स आपके पास नहीं है, आपके पास बुनियादी पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं है, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट कतराते हैं आने से। उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस हुई है? आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। आपके प्रोग्राम के थ्रू एक हम्बल अपील करना चाहूंगा कि इंटरनेट और पानी ये दो ऐसी मेन सहूलियात हैं जिसका फुकदान यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में है। फास्ट स्पीड इंटरनेट इधर कम है जरूर, लेकिन उसके सिग्नल सिर्फ कुछ एरिया तक लिमिटेड हैं और बाकी मुश्किल होती है। दूसरा, ये पहाड़ी इलाका है, आपको पता है कि बर्फ पिघलती है, पानी आता है और उसके बाद ये मामला इधर के बहुत ही कठिन हो जाते हैं। लोकल और मुकामी जो आबादी है यहाँ पे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हुकूमत इस बारे में कुछ आसान इक़दाम लेती है तो ये ओवरऑल सिर्फ मुकामी लोगों के लिए नहीं बल्कि इसके दूरस्थ नतीजे होंगे कि टूरिस्ट के लिए ये बातें बहुत अच्छी होंगी। अभी तक इनकी शिकायत मौजूद है।
आपने कुछ प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को इससे मुताल्लिक कि कम से कम ये बुनियादी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल किया जाए इन इलाकों में? देखिए, हम यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है और हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप अगर इन मामलों में मजीद बेहतरी कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। और उन्होंने कहा कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, इसका जो मेन स्ट्रीम एक एजेंडा है वो है कि टूरिज्म को प्रमोट करना। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है कि इस मामले में वो बहुत अच्छा ताउन करेंगे हमारे। ठीक है, ऑन दैट नोट दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अगेन ये भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं क्योंकि दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत है और पूरी पूरी इकोनॉमीज इस पे चल रही हैं, और पाकिस्तान में मौसम भी हैं, पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट जीडीपी में शेयर लेस देन 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है। व्हाट्स योर टेक? देखिए, टूरिज्म पे पाकिस्तान में बहुत काम होना बाकी है। हम 2000 से जो दहशतगर्दी की जंग में हमें धोखा गया, तो अब हम जाके निकले हैं। अगर आप YouTube पे देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो फॉरेन यूट्यूबर्स हैं उनकी भरमार है। कोई स्कैंडिनेविया का है, कोई इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, जो इससे पहले इंडिया जाया करते थे, अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान उनको सरप्राइज भी कर रहा है। उनकी यूट्यूबिंग से जो है पाकिस्तान में एक ऐसा नेटवर्क डेवलप होगा कि जो लोग आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स हैं, उस पर बहुत अच्छी अकोमोडेशन भी फराहम कर रहा है, जिसकी भी जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स का हिस्सा है पाकिस्तान, तो इससे भी हो रहा है। जहां तक इन्होंने पानी की बात की नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत मैं समझता हूँ है। उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और वो आसानी से दस्तयाब भी हो सकती है। उस पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो वो बेहतर हो सकता है। ठीक है अकमल साहब, व्हाट्स योर टेक? देखें, टूरिज़्म जो है वो मौजूदा हुकूमत और खान साहब ने भी इस हवाले से बड़े फोकस किया हुआ है इसको, और कमिटमेंट्स काफ़ी की हुई है। टूरिज़्म जो है दैट कैन जनरेट फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान। ये एक ऐसा वेन्यू है और ऐसा वेंचर है जिसमें बहुत स्कोप है, और उसकी वजह आपने खुद बता दी कि जैसे कश्मीर जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हो गया, गिलगित बल्तिस्तान है, चित्राल है, कागान है, नारान है, मतलब ये झील सैफुल मलूक जैसी आला आला जगहें हमारे पास मौजूद हैं। ऑल दैट वी नीड टू मार्केट दैट। और जैसा कि सर ने बताया कि यूट्यूबर्स वगैरह आ रहे हैं और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि इससे एक तो हमारे मुल्क की जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो पॉपुलैरिटी में तो इजाफा होगा और लोग मजीद जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिकल जो इसका बेनिफिट होगा ना, लेकिन एक तरफ आप बॉन्ड इशू करके 2.5 बिलियन जनरेट करना और एक तरफ जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के जरिए 2.5 बिलियन जनरेट करना, दिस इज द डिफरेंस। उससे आपको आपकी जो है वो इकोनॉमी में भी तरक्की आ रही है, रोजगार भी बढ़ेगा, पॉवर्टी भी कम होगी। तो इसमें बहुत स्कोप है और मौजूदा गवर्नमेंट मजीद इकदाम करने चाहिए, और जो कर रही है दैट आर वंडरफुल। ख़ास तौर पे जो है वो इसमें जो यूट्यूबर और ट्रैवल और टूरिज्म के हवाले से, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट दिस। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं क्या मजीद होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम की पावर और पर्सनल परचेजिंग पावर की इरोजन, नाज़रीन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि यहाँ पे अगर पिछले 2-3 साल में आपकी इनकम हर साल 10 से 15% भी बढ़ गई हो, तो आपकी नेट जो इनकम है, रियल इनकम जिसे कहते हैं हम, जो कुव्वत ख़रीद है वो नहीं बढ़ी है, वो वहीं पे है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने आपके ख़रीदने की सलाहियत उन्हीं अजनास की घटा दी है। लेकिन यहाँ पे कुछ अजनास ऐसी हैं जो कि आप एक्चुअली ज़्यादा गरीब हो गए हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन में उसका जो वेटेज है वो कम है निस्बतन, लेकिन आप यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा, तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ के आपको ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, सो यू फील पुअर। इस तरह के माशरे के अंदर आपको गवर्नमेंट ये 2-3 प्रोग्राम्स तो आपने देख लिए कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, कोई अब भूखा ना सोए, ये प्रोग्राम को मजीद एक्सटेंड किया गया है, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें किस तरीके से इवॉल्व होना होगा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और छोटे छोटे कारोबार खुद बनाना सीखें। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मजीद कारोबार को फ़रोग देने के लिए, चले लोन तो हो गया, एग्जिस्टिंग ताजर को मुश्किलात हैं, क्या एज एन एसोसिएशन आप समझते हैं कि इकदाम लेने चाहिए कि लोग नया छोटे से छोटा कारोबार स्टार्ट तो करें? देखें, आप अपनी जगह बात बिल्कुल सही करें। मसला सिर्फ ये ही आके अटक जाता है कि पिछले 1 साल से जो सिचुएशन हमारी इस वक्त मौजूद है, वो ताजिर जो है इस वक्त बहुत खफाका की चीज़ पर जा रहा है, काम इस वक्त बैठता जा रहा है। फिर कोरोना की जो सूरत हाल है संगीन है, लेकिन बिलखुसूस मैं समझता हूँ सिंध के अंदर इस वक्त ये पोजीशन नहीं है
तो कम से कम इनको इस चीज़ पे ये देखना होगा कि जो मार्केटिंग जो हम जो मकसद है बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो मकसद है कि जो दावे और वादे कर रहे हैं, इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त सिंध की पोजीशन कोरोना के हवाले से बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो लॉकडाउन की सूरत में मार्केटों को क्लोज़ करना, बंद करना, अगर हम समझते हैं कि जी हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और SOPs पे अमल दरामद करते हुए अपने कारोबार को जारी और सारी रखना चाहिए, लेकिन कारोबार जारी और सारी तब रखता है तब किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ हो। अब ये 2 दिन मार्केटें बंद करवाने से कारोबार मजीद तंग है। आप देखें ना, फ्राइडे वाले दिन जो आपने देखा मार्केट आपने बंद करवाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सैटरडे को मार्केट खुली है, बहुत ठीक ठाक रश, लेकिन इसको हम कवर नहीं कर सकते। तो हफ्ते में अगर या तो एक छुट्टी कर दे गवर्नमेंट, और या इस तरह कर दे कि लोग अपने कारोबार को जारी और सारी रख सके। सही है। आई थिंक बिजनेस डेज आप कह रहे हैं कि वो थोड़े ज़्यादा करने चाहिए इस वक्त। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं तो पहले से इस बात पर वो कहता हूँ कि जो बिजनेस है उसकी डायनामिक्स की तब्दीली को जो है अडॉप्ट जितनी जल्दी करना होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कोरोना में जितनी डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितने कम लोग इफेक्ट होंगे और जितनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें हैं जो इफ़ एंड बट का शिकार हैं। अगर इसकी वजह ये है कि अगर अभी इस वक्त कोरोना कम है तो हम ये नहीं है कि हम खुला छोड़ देंगे और वो एकदम से पॉपअप हो जाए और हमसे संभाल न सके। देखिए, मैंने खुद कोरोना झेला है और मैं जानता हूं कि ये कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल बीमारी है, किस कदर इंसान तन्हाई का भी शिकार होता है और फिर किस तरह से वो जो सांस घुटना होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। तो इंसान को इससे वो करना चाहिए कि हम अब कोरोना को फैलने ना दें, इस पर हमें वो करना चाहिए, मगर हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने मास्क को यूज़ करें तो उससे हो सकता है। जहाँ तक शेख साहब कह रहे हैं छोटे ताजिर की, मगर सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी आप चले जाएं, ज़ैनब मार्केट चले जाएं, सदर चले जाएं, बोहरी बाजार चले जाएं, या इवन के मलीर की किसी मज़ाफ़ाती इलाके में चले जाएं, कोई दुकान बंद नहीं हुई है। हाँ, ठीक है, कोई दुकान बंद नहीं हुई है, कोई दुकान खाली नहीं हुई है। किसी शॉपिंग मॉल में मुझे नहीं गई है, इन्फोर्समेंट नहीं की गई है उसकी एक्चुअली। हाँ, नहीं, इंस्ट्रक्शन हुई है लेकिन नहीं बंद हुई। नहीं, बंद ना होने का मतलब यह है कि वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस बंद करके चले नहीं गए, कहीं पर किराए कम नहीं हुए हैं। सही है, ठीक है, किराए बढ़ रहे हैं, मुस्तकिल दुकानों के किराए बढ़ रहे हैं, मैं इस पर मुस्तकिल फोकस किए हुए हूँ। तो यहाँ पे जो बिजनेस की डायनेमिक्स हैं उसको समझने की जरूरत है कि वो किस तरफ जा रही हैं। हमें कोरोना को फैलने से जरूर बचाना होगा और उसके लिए एहतियात करनी होगी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया अकमल साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, 50% ग्रॉस मार्जिन पे सारा फ्रूट और सब्जियां बिक रही हैं पाकिस्तान में। ह्यूज ग्रॉस मार्जिन। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ इतने ग्रॉस मार्जिन नहीं है, मतलब वहाँ का ताजिर, छोटा ताजिर इतना बड़ा ग्रॉस मार्जिन नहीं कमा रहा जितना यहाँ का गरीब ताजिर कमा रहा है ग्रॉस मार्जिन, जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत गरीब है। तो इस्तेसाल तो हर कोई हर जगह अपने तौर पे कर रहा है। यहाँ पे भी देखें, इस मामले के ऊपर मैं शुरू से जो है ना बहुत आवाज़ उठाता रहा हूँ और मेरी दीगर जो मईशतदान है उनसे भी अक्सर इसके ऊपर गुफ्तगू रहती है कि ये जो ख़ास तौर पे सब्जियों और ज़रूरी जो ज़राअत से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ग्रोवर है उसको वो भी नुकसान में है और आखिर में जो अल्टीमेट बायर है उसको भी वो चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। तो बीच में ये जो मिडल मैन है ना, जिसको जैसे शब्बर जैदी साहब ने जो है ना इसको आड़ती का नाम दिया है कि ये जो बीच में आड़ती है ना, इन लोगों की एक तो होल्डिंग पावर होती है और एक कार्टेलाइजेशन बहुत बड़ी बनी हुई है इनकी। ख़ास तौर पे जैसे आप रिसेंटली आप देख रहे होंगे शुगर का एक जो है ना बहुत बड़ा वो चल रहा है सामने, और मैं हैरान हूँ इस वक्त हमारा ये जो मीडिया है तो वो उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जी ये इतने मेंबर इनके साथ आ गए, इतने मेंबर उसके आगे। भाई आप पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट देख रहे हो, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी तो आप देखें ना कि अरबों रुपए जो हैं वो गरीब आवाम की जेबों से निकल के चंद लोगों की जेब में चले गए। और अगर कोई इसके खिलाफ स्टांस ले रहा है और उसको अपने 10, 15, 20 मेंबर्स की कुर्बानी देना पड़ रही है तो वाई जो है ना वो इसके ऊपर क्यों बात ज़्यादा नहीं की जा रही। तो मेरे हिसाब से ये जो महंगाई को जो कम करने के 3 तरीके हैं ना, उनमें एक तो नेचुरल महंगाई इन्फ्लेशन है वो तो होना है, दूसरा ये जो आर्टिफिशियली डिमांड और सप्लाई का जो गैप क्रिएट किया जाता है मिडल मैन अपनी होल्डिंग पावर के थ्रू, ठीक है ना, वो उसको ख़त्म करने के लिए और माफिया और कार्टेल्स को तोड़ने के लिए जो बेबाक इक़दामात की ज़रूरत है मेरे हिसाब से वो करने चाहिए। जब सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से इतनी ज़्यादा टफ टग ऑफ वॉर चल सकती है
तो ये जो महंगाई के लिए और ये कार्टेलाइजेशन और मिडल मैन्स का रोल ख़त्म करने के लिए जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे वो करप्शन हो, स्टोर्स हो, या डायरेक्ट ग्रोवर और परचेजर यानी बायर और सेलर जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, बीच में मिडल मैन का रोल ही खत्म हुआ। पिछले दिनों भी मैं खान साहब की एक बात सुन रहा था, वो वाज सेइंग कि दे आर ऑन डेवलपिंग सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन जिसमें मिडल मैन का रोल खत्म हो जाएगा। सप्लाई चेन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में बिल्कुल इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप कराची की मंडी में जाएं, ठीक है, वहां पे आपको तरबूज मिलेगा 20 रुपए किलो। बिल्कुल ऐसी ठीक है। अब आप यहाँ पर अपनी मंडी में आएंगे तो वही तरबूज जो है वो आपको 50, 60 और 70 रुपए किलो मिल रहा है। तो आपकी जो ग्रॉस मार्जिन वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है। वेरी हेफ्टी मार्जिन जो है ना ये किए जा रहे हैं और इससे लोग अच्छा खासा कमाते हैं। और फिर वो दुकान, उनकी दुकानें भी नहीं होती, वो रेड़े लगते हैं और उससे ना कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, नेट कैश लेके चले जाते हैं हर स्टेप पे। आप देखें अब वो जो ये जो कह रहे हैं ना 20 रुपए मंडी से लेके यहाँ तक पहुंचने में, तो 20 रुपए वो जिसने उगाया होगा ना उस बेचारे को 2 रुपए किलो भी नहीं बिका होगा। वो वहां से लेके लाने वाले ने कमाया, उसके बाद मंडी वाले ने कमाया, मंडी वाले के बाद यहाँ पे आके ठेले वाले ने कमाया, और फिर उसके बाद जो बेचना पड़ा वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। जी देखिए, इसमें हम ये कह चाहते हैं कि इसमें एक तो जो स्टोरेज के सिस्टम्स हैं, कोल्ड स्टोरेज है, उसको डेवलप होना चाहिए। दूसरा, हमें जो वीट है उसकी स्टोरेज को डेवलप करना चाहिए। इस वक्त जो वीट है हम बोरियों में भरते हैं, वो सारी खाक में मिल जाती है, उसमें करप्शन होती है। क्यों नहीं अभी तक हम सैलोस बना सके हैं? बारदाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दुनिया में, हमने अभी तक उसको संभाल के रखा हुआ है। हमें सैलोस बनाने चाहिए जिसमें हमें वीट और राइस और मेज स्टोर कर सके, उसे जदीद होगा, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, उसमें तमाम चीजें होती हैं। इसके अलावा जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज चेन की जरूरत है। उससे हमारे ग्रोवर की जो सप्लाई और होल्डिंग की है वो बढ़ेगी, वो बर वक्त सप्लाई कर सकेगा। तो उससे होता ही है कि उसको खेत से उतार के फौरन फसल फेंक नहीं देनी होगी कि यार 2 रुपए में ले जाओ, 3 रुपए में ले जाओ, तो वो प्राइस को सस्टेन कर सकेगा। जब ग्रोवर के पास प्राइस सस्टेन होगी तो पूरी सप्लाई चेन के पास पता होगा कि कितनी पीछे सप्लाई मौजूद है, तो उसकी कीमत बरकरार रहेगी। आई थिंक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो है अजनास में बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर हमें देख रहे हैं कि चीनी के खिलाफ जो भी इकदाम लिए गए हैं उससे चीनी कम नहीं हुई है, और आटे के खिलाफ भी जो इकदाम लिए गए आटे की कीमत कम नहीं हुई है। ये दोनों चीजें कम होनी चाहिए, इनमें डिफ्लेशन की जरूरत है। बिकॉज इसमें एक और बड़ी चीज समझने की है कि गवर्नमेंट कब तक एहसास प्रोग्राम के तहत आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करती रहेगी। अगर ये कार्टलाइजेशन खत्म नहीं होगी और ये प्राइसिंग नीचे नहीं आएगी तो वो एक सर्टन लेवल ऑफ कार्टलाइजेशन रख के फिर प्राइसेस उतने ही बढ़ा सकते हैं। अब बस मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए चीन ने अभी क्या ऐलान किया है, चीन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का ऐलान किया और उन्होंने अपने गुर्बत के खात्मे का ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ चीन ने अपनी पूरी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव किया है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अमेरिका बना है, उसकी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, उससे जो ग्रोथ आई है उसने अमेरिका को आज अमेरिका बनाया है। चीन के पास अभी भी ऐसी घोस्ट सिटीज मौजूद हैं जिसको वो जिसमें जो यूरोपीय मीडिया के खिलाफ बात करता है, मगर उसने उसके जरिए जो अपनी स्ट्रक्चर को और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा लिया है, वो कोई नहीं समझ सकता। हमें इस तरह से चीन के इस मॉडल को देख के समझ के इसको डिमांड लोकलाइज करके उसको इंप्लीमेंट करना होगा। हमारे पास घरों की बहुत डिमांड है। हमारे पास कराची में 60% कच्ची आबादी है, जबकि पाकिस्तान का पहला प्लांट सिटी था। इसको डेवलप करने की जरूरत है। इस पर एक कानून बनाया है हुकूमत सिंध और आबाद ने मिलके, मगर उस पर एक नहीं हुआ कि जो कच्ची आबादियां हैं उसको रिवाइव किया जाए, और नहीं सर उनको रिवाइव किया जाए, उनमें फ्लैट्स बनाए जाए और जो जमीन बचे उसके ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए जाएं। तो ये सेल्फ जनरेटेड है, जैसे लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुलशन ज़हूर है, ये सेल्फ इनकम जनरेटेड प्रोजेक्ट है, हमें इन पर काम करना चाहिए। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। वी कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाज़रीन, शेख साहब आपका क्या फाइनल ओपिनियन है? सही है, आपका आर्गूमेंट बिल्कुल वैलिड है कि थोड़ा सा आपको कंसेशनल रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट दी जाए, उस पर इंटरेस्ट रेट कम रखा जाए। ओवरऑल स्मॉल बिजनेसेस में एक बड़ा इशू ये भी आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और FBR बड़ा ये आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं और बहुत वैलिड भी है कि आपके छोटे ताजिर टैक्स में रजिस्टर नहीं होते, तो फिर वो जो बेनिफिट्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलने चाहिए उसका पार्ट भी नहीं बन पाते, और उनका एक्सेस डायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक भी नहीं हो पाता। ये एक पूरी चेन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। व्हाट डू यू से? देखिए मेरी बात, कराची में मैं ये समझता हूँ कि 90% जो है 85% ही सभी लेके लोग जो है NTN में रजिस्टर्ड हैं, छोटे से छोटा ताजिर और बड़े से बड़ा।
जब भी आप ये देख लीजिए। प्लस इसके अलावा जो अभी मेरे भाई ने बात की है कि 90% कराची में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मार्केटों के अंदर ये कह रहे हैं कि कोई मार्केट में कोई दुकानदार डिफॉल्ट नहीं करके, मैं कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ, कराची की मार्केटों को रिप्रेजेंट करता हूँ। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, ऑटो से भी ताल्लुकात हैं, और मसले के हमारा वाबस्तगी और क्लास से भी है, कपड़े से भी है, ज्वेलरी से भी है। अच्छी खासी दुकानें डिफ़ॉल्ट कर गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो आप ऐसा समझ लीजिए पिछले 1 साल के अंदर इतने दुकानदार हैं कि अगर ये कहेंगे तो मैं उसके मैसेज भिजवा दूंगा कि FIR कटवा दी कंपनी ने। सही। इस करोड़ 19 के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि इतने पावरफुल वो लोग हैं कि लोगों की FIR कटवा दी हैं कि पैसे पेमेंट आगे पीछे शेड्यूल पे, और उस पर बदकिस्मती से देखें फॉलोअप ले रहे, फॉलोअप के नाम पे यानी कि सूद लगा रहे हैं, सूद के बावजूद FIR कटवा रहे। और जो कुछ दुकानें जैसे कह रहे भाई के डिफॉल्ट नहीं है, मैं कराची में ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे साथ दौरा करें, मैं इनका विजिट कराता हूँ, कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में ये चलें और वहाँ के लोगों से पूछें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है। तो मैं आपके तरफ चैनल से ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि इसको थोड़ा सा सीरियस लें कि कराची के अंदर जो मकसदी सिस्टम इस वक्त लागू है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस पर वर्किंग की बेहद ज़रूरत है। देखिए, पीने का पानी यहाँ मौजूद नहीं है, सेवरेज का निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं है। हम सब कुछ देते हैं, हमें मिलता क्या? कुछ नहीं। ना सिंध गवर्नमेंट हमें कुछ देने के लिए तैयार है, ना वफाक हमें कुछ देने के लिए तैयार है। जो कि वो शहर जो कि 67% रेवेन्यू जो है वफाक को देता है और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। हमारी बदकिस्मती है कि 3.5 करोड़ की आवाम को कुछ नहीं मिलता। आप इस बात का सर्वे कर लें, आप इसको मुनाजरा कर लें कि कराची को कहाँ लाके खड़ा किया हुआ है। आई थिंक योर पॉइंट्स आर वेल टेकन ऑन दैट नोट। बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। हमें ये बताइएगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें डेप्थ एंड ब्रेथ में डिस्कस की, एहसास प्रोग्राम को डिस्कस किया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स को डिस्कस किया, जो अब ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा हिस्सा ख़त गुर्बत से नीचे, और उस वक्त जब रमज़ान आ रहे हैं, हमने देखा कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी जा रहे हैं, खाने के लिए भी, खाना खिलाने के लिए भी पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी शुड बी द वे फॉरवर्ड राइट नाउ? जी आप पहले। सर, वे फॉरवर्ड तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी प्राइस सस्टेनेबिलिटी को लेकर आए। प्राइस सस्टेनेबिलिटी में जो है 2 उसके मेजर कंपोनेंट हैं। एक, हमें रोटी की वैल्यू को कंट्रोल करना होगा। दूसरी, हमें अपनी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सूबे के हाथ में है वो उनको बेहतर बनाना होगा। इन दोनों का एक विन विन सिचुएशन लेकर आनी होगी, तभी हम अपने जो तमाम सूरत हाल है और तमाम ये जो पूरा हमारा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। प्राइस सस्टेनेबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म व्यू देगा इन्वेस्टर को भी, दुकानदार को भी और ख़रीदार को भी, कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ले सके और इन्वेस्ट कर सके। ठीक है सर, अकमल साहब। देखिए, प्राइस सस्टेनेबिलिटी की बात जहाँ तक है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो है वो रुपी डिवेल्यूएशन से ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन का तो अपेरेंटली कोई ज़्यादा ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हमारा जो ज़्यादा जो हम शिकार हो रहे हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टोरेज माफिया का शिकार हो रहे हैं, जो चीज़ों को स्टोर किए जा रहे हैं। तो हमें जो है ना वो चाहिए ये कि बज़ाते ख़ुद अपने आप से स्टार्ट लेना चाहिए और ये नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो तमाम तर मुसीबतों की जड़ है, जो हमें टेक्नोलॉजिकली भी आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा भी नहीं होने दे रही, जो तमाम मुसीबतों का जड़ जो है ना वो है नाजायज़ मुनाफाखोरी। हर एक ये चाह रहा है कि जी सारे का सारा जो मार्जिन है ना वो मैं लेके चला जाऊँ और आप ना लेके जाएं। मतलब ये नहीं कि दूसरे को कमाते हुए देख के हम जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस मेंटल अप्रोच को ख़त्म करना होगा, तो ही जो है ना वो सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती, एज ए नेशन हमें भी करनी होती है। तो प्राइसिंग भी जब भी सस्टेन करेंगी, सप्लाई चेन भी जब भी स्ट्रॉन्ग होगी, जब एज ए नेशन जो है ना वो हम लोग डिग्निटी के साथ काम करेंगे, तब ये सब जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे। अदरवाइज ये चीज़ें गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन होता रहेगा। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू राजा साहब। इट वाज ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू शेख साहब। नाज़रीन, बहुत ही सेहासल गुफ्तगू रही। हम आपको बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बताते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स दी एंड। एक तो शॉर्ट टर्म के अंदर वो आवाम जो कि बेरोज़गार है, दिहाड़ीदार तबका है, या फिर वो सस्टेनेंस अपनी नहीं बरकरार रख सकते, उनके लिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स के प्रोग्राम, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, ताकि उनको कारोबार करना सिखाया जाए, और उसके साथ साथ ये एहसास प्रोग्राम जिसमें उनकी बेसिक फूड की नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए। ये स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म की, ताकि वो
अपना जिंदा रह सकें, अपनी सस्टेनेंस बरकरार रख सकें और ग्रेजुअली एम्प्लॉयमेंट में दाखिल हों। दूसरी जानिब मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से रिवाइव किया जाए, इस पे फोकस करें। जैसा राजा ने बताया कि रुपए की वैल्यू बरकरार रखी गई है, हमें देख रहे हैं कि रुपया अप्रिशिएट हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट करेंसीज में अभी शामिल है इस माली साल के। हम अगर एक आगाज़ से देखा जाए और ख़ास तौर पर जनवरी से अगर मवाजना किया जाए तो रुपए को वापस स्टेबलाइज किया गया है। करंट अकाउंट आपका सरप्लस में है इस माली साल का, आपका ट्रेड डेफिसिट काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ओवरऑल आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो प्राइमरी सरप्लस के अंदर मौजूद है, डिस्काउंट रेट अगेन रिकॉर्ड लो लेवल्स पर है और कांस्टेंट नीचे रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रही है लेकिन इसके बावजूद मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोकास 5 से 7% के दरमियान है। स्टेट बैंक फॉरवर्ड गाइडेंस दे चुका है कि हम इंटरेस्ट रेट यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सोजेनस शॉक इकोनॉमी को ना लगे। तो इकोनॉमिक जो कोर रिवाइवल है वो अपने तहत बेहतर तरफ से चल रहा है और पॉजिटिविटी की जानिब गामजद है। यहाँ से इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फिर आता है कि छोटे कारोबार को फ़रोग कैसे दिए जाए। हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होगा। जिस तरह ताज इत्तेहाद के हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, ये इट्स अ कॉमन बिलीव कि यहाँ से हम टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ें नहीं बिकती। ये लोग आमतौर से यही सोचते हैं। पिछले 10 साल पहले बहुत से लोग ये सोचते थे। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सी चीज़ें बिकना शुरू हो गई हैं। अब लोग कहते हैं कि हम मज़ीद एफिशिएंसी नहीं ला सकते, एफिशिएंसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आना शुरू हो गई है। तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, पैदावारी लागत कम करनी पड़ेगी ताकि हम ग्लोबली और लोकली भी एफिशिएंट हो सकें। दूसरी जानिब ये जो बेसिक सप्लाई चेन के इश्यूज हमने डिस्कस किए कि जैसे रमज़ान आ गया है, फ्रूट्स एंड सब्जियां हैं और फल है, इनकी कीमतें आसमान तक बातें कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि वही फ्रूट एंड सब्जियां बीच में मिडिल मैन रोक के पीछे से माल नहीं परचेज करके इनका अपने फार्म का माल हायर प्राइसेस में सेल कर रहे हैं। तो ये तमाम तर हमारे किरदार की बुराइयां हैं। इन किरदार की बुराइयों में गरीब तबका भी शामिल है और अमीर तबका भी शामिल है। सो यू हैव टू सी कि अगर एक रेडी वाला 100% ज़्यादा कीमत पे चीज़ बेच रहा है आपको और 50% ग्रॉस मार्जिन लेके जा रहा है तो उसको भी ये समझना चाहिए कि मैं रमज़ान के अंदर ये 150% प्राइसेस ना बढ़ाऊँ, यहाँ पे 100% ही रखूँ जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी चीज़ों को मज़ीद देखना होगा, हमें अपने किरदार को भी झांकना होगा। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे आपको देखना होगा कि यू हैव टू गो आउट एंड सपोर्ट पीपल एंड टेक दिस प्रोग्राम फॉरवर्ड। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।